Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about the current affairs of February week 2. आज हम लोग बात करने वाले हैं February week 2 के important current affairs पर। अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और उसके साथ साथ जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही है उसे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ओके और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को इस क्लास को अटेंड करने से पहले प्रीवियस वाली क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। उसके बाद ही कॉन्टिन्यूटी में ही चलाएं, जैसे दिसंबर का फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर जनवरी का, अब फरवरी स्टार्ट हो चुका है। ओके चलिएगा, तो फरवरी के वीक 2 के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ क्या आता है, देखिए। द फर्स्ट न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट IIT Gandhinagar and CBSE has signed a MOU to continue the एकलव्य प्रोग्राम। हमारे देश में जो IIT गांधीनगर है, सभी को पता है IIT गांधीनगर ने हाथ मिलाया है। किसके साथ हाथ मिलाया IIT गांधीनगर ने? CBSE के साथ। किस पर्पस के लिए? इन्होंने दोनों ने MOU साइन किया है। किस पर्पस के लिए? फॉर एकलव्य प्रोग्राम। क्या है ये एकलव्य प्रोग्राम? आने वाले 5 सालों तक मतलब अप टू 2031 तक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ एजुकेशन जो स्कूल टीचर्स को पूरे ऑल ओवर इंडिया में देने के लिए, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कूल्स के टीचर को ट्रेंड करने के लिए स्टेम एजुकेशन में, कौन सी एजुकेशन में? स्टेम एजुकेशन। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। इस एजुकेशन में टीचर्स को और एजुकेट करने के लिए, उनकी और डेवलपमेंट करने के लिए अभी हाल ही में 5 सालों के लिए हाथ मिलाया है। किसने? CBSE ने IIT गांधीनगर के साथ। ठीक है, चलो बात किसकी चल रही है? CBSE की। तो CBSE के चेयरमैन कौन है? ठीक है, CBSE के चेयरमैन की बात कर लेते हैं, तो उनका नाम क्या है? राहुल सिंह। राहुल सिंह CBSE के चेयरमैन है। ठीक है, दोनों पॉइंट पता चल गए आप लोगों को। राहुल सिंह CBSE के चेयरमैन हैं और अभी हाल ही में CBSE ने IIT गांधीनगर के साथ एकलव्य प्रोग्राम के लिए हाथ मिलाया है। 5 साल के लिए MOU साइन किया है। ठीक है, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है? VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, जो कहां पर है? टूथुकुडी, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, टूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर एक पोर्ट अथॉरिटी है जिसका नाम है VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो पोर्ट अथॉरिटी है अभी हाल ही में फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया बना है टू इनिशिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। तो एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम के थ्रू ये सारी की सारी निगरानी रखेंगे पूरे के पूरे पोर्ट की। तो ऐसा करने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है? VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। कहाँ की? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की पोर्ट अथॉरिटी ये पहली पोर्ट अथॉरिटी बनी है एंटी ड्रोन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाली। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब यहाँ पर अगर कोई भी ड्रोन उड़ रहा है ना, तो विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा वो इजीली ट्रेस हो जाएगा 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहली पोर्ट अथॉरिटी कौन सी बनी है? ये तमिलनाडु की ये पोर्ट अथॉरिटी है। ठीक है, अब बात क्या चल रही है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में मैंने यहाँ पर फरवरी के वीक 1 में भी पढ़ाया था। चलो तमिलनाडु को रिवाइज करते हैं। तमिलनाडु के बारे में और क्या क्या बातें थी। एक तो आया, तमिलनाडु को अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में अभी हाल ही में तमिलनाडु को नेशनल अवार्ड मिला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तमिलनाडु की जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं सुप्रिया साहू, इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। ठीक है,
अगला पॉइंट, स्क्वैश वर्ल्ड कप। स्क्वैश वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। उसके साथ साथ अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भी कहां पर हुआ? चेन्नई और मदुरई तमिलनाडु के अंदर। उसके साथ साथ अभी हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने एमओयू साइन किया यूनाइटेड नेशन वुमेन्स के साथ, अपने स्टेट में वुमेन को वेलफेयर करने के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, वुमेन की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए यूएन वुमेन के साथ हाथ मिलाया तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने। और अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर भी कहां पर हुआ? तमिलनाडु में। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट पुराने थे, 2 ही नए थे तमिलनाडु के बारे में। एक तो इंडिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम कौन से पोर्ट पर लॉन्च किया गया? आपका आंसर है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी में वो लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। दूसरा था, अभी तमिलनाडु को नेशनल अवार्ड मिला है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। ये 2 नए थे, बाकी सब पुराने हैं। क्या ये वाला भी पुराना है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड सुप्रिया साहू, स्क्वैश वर्ल्ड कप, उसके साथ साथ हमारा हॉकी का मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो भी तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु की सरकार ने एमओयू साइन किया यूएन वुमेन्स के साथ। और इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर ये कहां पर हुआ है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेट कर रहे थे? तमिलनाडु से रिलेट कर रहे थे। चलें आगे। चलो भाई अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए, कहां पर गए? मलेशिया में गए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। वहां पर मिले सेरी अनवर इब्राहिम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं सेरी अनवर इब्राहिम, इनसे मुलाकात की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि वो ऑफिशियल विजिट पर गए थे। मोदी जी की बात चल रही है। वॉज अकॉर्डेड अ सेरेमोनियल वेलकम हुआ उनका वहां पर, गार्ड ऑफ ऑनर से मोदी जी को नवाजा गया। कहां पर? मलेशिया। कहां पर? मलेशिया। तो मलेशिया के अंदर अभी मोदी जी गए थे। ठीक है, समझ गए? अभी मोदी जी कहां पर गए थे? मलेशिया। सर मलेशिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल कोलालंपुर है। मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट है। मलेशिया में किसका हेडक्वार्टर है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। तो आपको पता ही है ना, जैसे फुटबॉल को कंडक्ट कराने की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? आप कहोगे फीफा, फुटबॉल के लिए फीफा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, है ना? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद सर क्रिकेट को कंडक्ट कराने की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? मैं कहूँगा आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आप कहोगे उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैं कहूँगा दुबई यूएई के अंदर है। वैसे ही आप कहोगे अभी हाल ही में आपने बताया बैडमिंटन को कंडक्ट कराने की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? बैडमिंटन के लिए है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलालंपुर, मलेशिया के अंदर। कहां पर है? मलेशिया के अंदर कोलालंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। फुटबॉल वाले का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है, क्रिकेट वाले का दुबई में है, बैडमिंटन वाले का मलेशिया के अंदर है। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑफिशियल विजिट के लिए गए थे। अगले न्यूज पर चलते हैं। घर बैठे बैठे डॉक्टर आपकी सारी की सारी निगरानी रख लेगा। डॉक्टर आपकी सारी की सारी निगरानी रख लेगा। इंडिया के अंदर अभी लॉन्च हुआ आई लाइव कनेक्ट। आई लाइव कनेक्ट नाम का वर्ल्ड का पहला डॉक्टर लेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर इकोसिस्टम। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम फॉर कॉन्टिन्यूअस होम बेस्ड क्लिनिकल मॉनिटरिंग के लिए। घर बैठे बैठे डॉक्टर ये चेक कर लेगा कि उस पर्सन के जो ईसीजी की रिपोर्ट, हार्ट बीट कितनी चल रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या चल रहा है, बॉडी टेम्परेचर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये आप लोग देख ही रहे होंगे। ये सारा का सारा घर बैठे बैठे, आप अपने घर होगे, डॉक्टर अपने क्लिनिक पे होगा, सारा का सारा चेक हो जाएगा।
ठीक है। बट ये डिवाइस आपको अपने साथ रखना होगा। ये डिवाइस आपकी बॉडी में इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब चाहे अपने हाथ में रखना है या फिंगर रिंग की तरह डाला जाएगा या इसको ऐसे चेस्ट पे रखना है, अलग अलग तरीके होंगे इसके। तो बस ये आपको अपने साथ रखना है। उसके बाद जैसे ही आपके साथ होगा, डॉक्टर अपने आप ही आपको सारा का सारा ट्रेस कर लेगा। तो ये इसका नाम क्या है? आई लाइफ कनेक्ट। क्या नाम है? आई लाइफ कनेक्ट। आई लाइफ कनेक्ट। इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया एक सर्जन है, डॉक्टर राहुल चंदोला। डॉक्टर राहुल चंदोला, उसके साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर विवेका कुमार है। डॉक्टर विवेका कुमार, डॉक्टर राहुल चंदोला, इन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? आई लाइफ कनेक्ट। आई लाइफ कनेक्ट, जो इन पूरे वर्ल्ड का पहला डॉक्टर लीड एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। याद रखिएगा नाम क्या है, क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार कुछ ऐसा लॉन्च हुआ और वो भी इंडिया में हो गया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है आई लाइफ कनेक्ट। क्या नाम है? आई लाइफ कनेक्ट। क्लियर? समझ गए? चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब बात किसकी चल रही थी, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है, पहला है वर्ल्ड का पहला। उसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया के पहले की बात करूँ तो इंडिया का पहला क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली, ये कहाँ पर खोली गई है? क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली जो है वो खोली गई है अमरावती कैपिटल रीजन के अंदर, तुल्लूर मंडाल में। ठीक है, तुल्लूर मंडाल के अंदर अमरावती कैपिटल रीजन में अभी इंडिया की पहली क्या खोली गई है? इंडिया की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली। क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली अभी हाल ही में चलाई गई है। ठीक है, ये भी पता चल गया इंडिया का पहला। कहाँ पर? अमरावती। अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह जी ने। उसके साथ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ने नींव रखी इंडिया की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली की। तो इंडिया की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली कहाँ पर? अमरावती के अंदर, तुल्लूर मंडल के अंदर बनाई गई है। ठीक है, उसके साथ वर्ल्ड का पहला डॉक्टर लेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर इकोसिस्टम का नाम क्या है? आई लाइफ कनेक्ट। आई लाइफ कनेक्ट। उसके साथ साथ फिर इंडिया का पहला मेलेडी रोड। मेलेडी रोड क्या है? ये क्या होता है मेलेडी रोड? मेलेडी मतलब जैसे ही आप इस रोड से गुजरोगे, अगर आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड होगी, इकोनॉमिक स्पीड होगी, इकोनॉमिक स्पीड समझते हैं ना? ठीक है, मतलब आप 50 60 70 अगर फोर व्हीलर पे हैं, 70 80 60 70 80 70 80 पे गाड़ी चला रहे हैं, मतलब एक आपकी इकोनॉमिकल स्पीड है, ना तो कम है और ना ही ज़्यादा है। तो जैसे इस रोड से गुजरोगे, गाने शुरू हो जाएंगे, जय हो, वो आप लोगों ने सुना होगा, वो जय हो स्लम डॉग मिलेनियर का गाना है, जय हो, वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस रोड से अगर आप गुजरोगे तो ऐसा रोड बनाया है जहां से अगर आपकी गाड़ी एक इकोनॉमिकल स्पीड में गुजरती है तो आपके लिए गाना बजेगा जय हो। ठीक है, तो इंडिया का पहला ऐसा रोड कहां पर बनाया गया है? मुंबई के अंदर। इंडिया का पहला ऐसा रोड कहां पर बनाया गया है? मुंबई के अंदर। दिख रहा होगा 70-80 की स्पीड पे अगर आप चलते हो तो यहां पर गाना बजना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेलेडी रोड। ठीक है, फर्स्ट वाले पता चल गए। ये तो कितनी बार बता दिया, हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, जींद से सोनीपत हरियाणा के अंदर। ये भी बता दिया हाइपर लूप ट्रेन दिल्ली से जयपुर चलाई जा रही है। ये भी बता दिया इंडिया का पहला ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग। ठीक है, ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया? अंडमान निकोबार के अंदर लगाया गया। और इंडिया की पहली एलएनजी और डीजल वाली दोनों की मिक्सचर वाली ट्रेन अभी हाल ही में साबरमती अहमदाबाद से शुरू की गई है। तो ये सारे पॉइंट फर्स्ट सारे थे। दोबारा सुनो, ये तो था वर्ल्ड का पहला आई लाइफ कनेक्ट ऐप आ गई। उसके बाद इंडिया का पहला क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती में, तुल्लूर मंडल में। उसके साथ इंडिया का पहला मेलेडी रोड मुंबई में। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा जींद सोनीपत में। इंडिया की पहली हाइपरलूप ट्रेन दिल्ली टू जयपुर। और इंडिया का पहला ओपन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला ओपन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में। और इंडिया का पहला एलएनजी डीजल
LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन जो चलाई गई साबरमती अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो ये सारा इंडिया का पहला और वर्ल्ड का पहला था। समझ गए? चलो, तो ये 4-5 पॉइंट तो पुराने ही थे, 2-3 नवे थे, सारे के सारे पता चल गए। लेकिन बार बार रिवाइज करते रहना, पीडीएफ आप लोगों को इसकी मिलती है। ठीक है, पीडीएफ एक बार खोल के कुछ भी आपने उसके अंदर अंडरलाइन करने हैं, कुछ भी करना है, अगर टैब से करना है, प्रिंट आउट निकलवा के करना है, जैसे आपको याद रहे, एक बार जरूर नज़र जरूर मार लेना। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ पर। और अगला न्यूज़ आता है, इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड अ जॉइंट इन C2 एयर एक्सरसाइज विद द थाई एयरफोर्स। मतलब इंडिया और थाईलैंड की एक एक्सरसाइज हुई, इंडिया और थाईलैंड की एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई जिसका नाम क्या है, जॉइंट इन C2। जॉइंट इन C2, तो जॉइंट इन C2 नाम की एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आ सकता है। जॉइंट इन C2 नाम की एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती है? आपका आंसर क्या होगा? ये एक्सरसाइज इंडिया की थाईलैंड के साथ होती है। क्लियर? और कौन सी है? थाईलैंड के साथ और भी होती है सर, मैत्री भी होती है, जो पिछले साल हुई थी थाईलैंड के साथ। एक तो मैत्री होती है और एक नई पता चली जॉइंट इन C2। जॉइंट इन C2 एक्सरसाइज, जॉइंट इन C2 एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, उसके साथ साथ मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड। मैत्री है, मित्र शक्ति नहीं है। मित्र शक्ति तो किसके साथ थी? श्रीलंका के साथ। शक्ति किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति किसके साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ। याद आ रहा है? ठीक है, चलो ये पहले मैंने पढ़ा रखा है, आप लोगों को याद रखिएगा। मैत्री थाईलैंड के साथ और जॉइंट इन C2 भी थाईलैंड के साथ। अगले न्यूज पर चलते हैं, हरियाणा। हरियाणा के अंदर इंटरनेशनल लेवल का मेला लगाया गया, वो है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। कौन सा है? सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जिसका 39वां एडिशन था। हरियाणा के अंदर किस जगह पे लगाया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में लगा, जिसका इनॉग्रेशन किया CP राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके साथ नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के CM है। इन्होंने मिलकर इस सूरजकुंड मेले का इनॉग्रेशन किया, जिसकी थीम क्या थी? लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। उत्तर प्रदेश और मेघालय इसके अंदर थीम स्टेट रहे और पार्टनर कंट्री रही इजिप्ट। ठीक है, पार्टनर कंट्री कौन सी रही? इजिप्ट। उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट रहे और थीम क्या था? लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। कौन सा मेला है? सूरजकुंड मेला। कहां पर लगाया गया? हरियाणा में सूरजकुंड फरीदाबाद नाम की जगह पर लगाया गया, जिसका इनॉग्रेशन CP राधाकृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। क्लियर हो गई बात? 39वां एडिशन था ये सूरजकुंड मेले का। आपको थीम कंट्री भी आ सकती है इजिप्ट, थीम स्टेट भी आ सकती हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय। ओके, बात किसकी चल रही है? हरियाणा की। तो हरियाणा में दो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मेलाज होते हैं। एक तो ये होता है सूरजकुंड और एक होता है गीता जयंती। तो गीता जयंती मेला लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर में। ठीक है, ये हुआ था दिसंबर में। ये होता कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में, जिसके अंदर थीम स्टेट कौन सी रही थी? मध्य प्रदेश। और थीम कंट्री कौन सी रही थी? इंग्लैंड। ठीक है, थीम स्टेट कौन सी रही थी? मध्य प्रदेश। और थीम कंट्री इंग्लैंड रही थी। ठीक है, यहाँ ये कहां पर है? गीता जयंती में। लेकिन अगर बात कर लेते हैं सूरजकुंड में, तो इजिप्ट थीम कंट्री रही है। स्टेट की बात करें, यहाँ पर यूपी और मेघालय है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। ओके, और हरियाणा के बारे में क्या चल रहा है? हरियाणा के अंदर टेस्ला ने लगाया अपना पहला EV स्टेशन गुरुग्राम वही जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लेवल का एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, इंडिया में कहां पर? गुरुग्राम में है। वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे अभी USA ने अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक है, USA ने अभी इससे अपना नाम वापस ले लिया था। तो ये 3 न्यूज हो गए हरियाणा के बारे में। सूरजकुंड मेला, गीता जयंती मेला और टेस्ला ने अपना पहला चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में लगाया। ठीक है, समझ गए? चलो अगला न्यूज पर चलते हैं। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है? अगला न्यूज आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस
formalizing the official protocol of rendition of the Vande Mataram। हाँ भाई, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कुछ प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं कि नेशनल सॉन्ग कब गाया जाएगा। ठीक है, नेशनल सॉन्ग कब गाया जाएगा। नेशनल सॉन्ग को लिखा किसने था, सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस नेशनल सॉन्ग को लिखा था, पता है ना, नेशनल सॉन्ग को लिखा था। तो वो कह रहे हैं ऑफिशियल वर्जन ऑफ वंदे मातरम के अंदर कितने स्टैंजा हैं, 6 स्टैंजा हैं, जिसमें गाने में 3 मिनट 10 सेकंड इसको लगते हैं। जब भी कोई प्रेसिडेंट की विजिट होगी, इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में प्रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रेसिडेंट जब भी एड्रेस करेगा उससे पहले और बाद में ये ऑल इंडिया रेडियो एंड टेलीविजन पर हमेशा गाया जाएगा, सुनाया जाएगा। ऑन द अराइवल एंड डिपार्चर, कभी भी कोई भी हमारे स्टेट का गवर्नर आता है, एलजी आते हैं, कोई भी आता है, तो उसके आने पर भी और जाने पर भी ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। मिनिस्ट्री ने स्पेसिफाई किया बोथ द नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम आर प्लेड, ये नेशनल सॉन्ग भी और नेशनल एंथम भी ये दोनों प्ले किए जाएंगे एक दूसरे के बाद। ठीक है, फॉलोड बाय द नेशनल एंथम। ये कब होगा, फॉलोड बाय द नेशनल एंथम, तो मतलब दोनों ही यहाँ पर गाए जाएंगे। मतलब पहले सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस किसकी होती थी, नेशनल एंथम की, अब नेशनल सॉन्ग की भी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। ठीक है, ये अभी हाल ही में नए प्रोटोकॉल्स आए हैं, किससे रिलेट करते हुए, वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड। ठीक है, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। कितने टाइम में गाया जाता है ये भी आपने देख लिया, 3 मिनट 10 सेकंड, हर एक ऑफिशियल इवेंट में इसको सुनाया जाएगा, गाया जाएगा। ठीक है, फॉलोड बाय द नेशनल, पहले क्या गाया जाएगा, फिर ये, फिर उसके बाद नेशनल एंथम। ओके, चलो आगे बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का तो आपको बताया था लास्ट की क्लास में, सर ब्रिक्स वही है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स शेरपा की। अभी शेरपा कौन होते हैं, शेरपा मतलब ब्रिक्स में रिप्रेजेंटेटिव, जैसे इंडिया की ओर से कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव होगा, ब्रिक्स के बाकी मेंबर कंट्री हैं वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। ब्रिक्स जब बना था तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना मेंबर थे, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, फिर 5 हो गए, आज की डेट में 11 हैं। लास्ट कौन बना था, इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बना था, याद आ रहा है ना, बताया था। ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर एक बैंक बना रखा है जिसका नाम एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसके प्रेसिडेंट डिलेमा रोसेफ हैं, है ना, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। याद आ रहा है कुछ, चलो। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल तो इंडिया के पास है, पिछले साल 2025 में ब्राजील के पास थी। ब्राजील 2025 में ब्रिक्स की सारी मीटिंग जो थी ब्राजील में हुई थी, इस साल सारी मीटिंग इंडिया में होनी है। तो पहली ब्रिक्स के शेरपास की मीटिंग हुई एंड सौ शेरपास इंडिया की चेयरमैनशिप में 9 से 10 फरवरी को नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई। ठीक है, जिसको चेयर किया किसने, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन के सेक्रेटरी सुधाकर दालीला ने। सुधाकर दालीला एंड इंडिया में ब्रिक्स के शेरपा और जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं, जिनका नाम क्या है, शंभू के हक्की। शंभू के हक्की, उन्होंने इसे इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर ये मीटिंग आप लोगों को याद रखनी है। तो ये अभी हाल ही में ब्रिक्स के शेरपास की मीटिंग कहाँ पर हुई, दिल्ली के अंदर हुई। इंडिया की ओर से किसने अटेंड किया है, सुधाकर दालीला और शंभू एल हक्की ने इसको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, याद रखना है। किस पर थीम पर बेस्ड थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इस पर ये बेस्ड समिट थी। चलें आगे, ब्रिक्स के अंदर कितने मेंबर है, 11 मेंबर, ये आप लोगों को पता ही है। इंडोनेशिया ने बाद में ज्वाइन किया था। ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर कौन सा बैंक बना रखा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। 2014 में बना था, 2015 में ये फोर्स में आया था और इसके प्रेसिडेंट कौन है, डिलेमा रोसेफ। किसकी, ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर जो बैंक बना रखा है, ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ा रखा है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ गोवा। गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने अभी हाल ही में पब्लिश किया है, क्या पब्लिश किया है, बर्ड एटलस ऑफ गोवा।
मतलब एक ऐसा एटलस, एटलस तो पता ना क्या होता है, सारी की सारी गोवा के अंदर बर्ड्स की सारी प्रजातियों का उसके अंदर पूरा का पूरा डाटा होगा, ठीक है। और ऐसा करने वाला ये दूसरा स्टेट बना है, पहला कौन था, केरला। तो पहली बार बर्ड एटलस को लॉन्च किसने किया था, केरला ने। और दूसरा स्टेट कौन सा बना है, गोवा। इंडिया में दो स्टेट जिन्होंने क्या लॉन्च करे हैं, बर्ड एटलस। क्या लॉन्च किए हैं, बर्ड एटलस। किसने, गोवा ने। पहले किसने लॉन्च किया था, केरला ने। अब किसने लॉन्च किया है, गोवा ने। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया पढ़ाई विद एआई। पढ़ाई विद एआई मतलब पढ़ाई को, एजुकेशन को एआई मोड पे लाने के लिए, पढ़ाई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए पढ़ाई विद एआई, पढ़ाई विद एआई नाम से अभी हाल ही में लॉन्च किया एक प्रोग्राम सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। क्या लॉन्च किया है, पढ़ाई विद एआई, पढ़ाई विद एआई। किसकी बात चल रही है, हिमाचल प्रदेश की। सर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एक और भी तो था, एमएसएमई ने अप्रूव किया था, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और दूसरा सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऊना के अंदर पंडोगा एरिया में और सोलन के अंदर परवाणु एरिया में बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ये दो हिमाचल प्रदेश के न्यूज़ हो गए। नया था पढ़ाई विद एआई, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, और एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर ऊना और परवाणु के अंदर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ऊना में, पंडोगा में, और सोलन में, परवाणु में। ओके चलो आगे बात करते हैं। दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया लखपति बिटिया योजना। कौन सी योजना है, लखपति बिटिया योजना, जिसके अंदर 56,000 रुपए महिलाओं को इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। फिर अगर वो जमा करते रहे तो एक टाइम पीरियड के बाद लाख रुपए से ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। जब वो स्कीम मैच्योर हो जाएगी, अगर उसका बेनिफिट बीच में नहीं लेंगे इंस्टॉलमेंट में और बैंक में जमा हो जाएंगे तो 1 लाख से ज्यादा अमाउंट मिलेगा। योजना का नाम क्या है, लखपति दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना। किसने लॉन्च करी है, लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार ने। और अभी अटल कैंटीन भी लॉन्च करी थी ना, अटल कैंटीन, ठीक है। अटल कैंटीन भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च की थी। अब लखपति बिटिया योजना भी दिल्ली सरकार की है। आगे यूपी ने क्या लॉन्च किया, यूपी ने हिस्ट्री बना दी, इतिहास बना दिया यूपी ने, है ना। यूपी के लोग वैसे ही बहुत ही ऐतिहासिक हैं, तो यूपी के अंदर तो इतिहास एक बना। यूपी की सरकार इंडिया के अंदर पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बनी जो इकोनॉमिक सर्वे लेकर आ गए। वैसे ना आप सभी को पता है सेंटर अपना बजट लाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार बजट को लाने से पहले लास्ट क्लास में पढ़ाया था इकोनॉमिक सर्वे आता है ना। आज तक किसी स्टेट में नहीं आता इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बजट लाती हैं, इकोनॉमिक सर्वे नहीं लाती हैं। लेकिन इंडिया की पहली स्टेट जो इकोनॉमिक सर्वे भी लेकर आ गई, मतलब कॉपी करी इन्होंने किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉपी करते हुए अभी इंडिया का पहला ऐसा राज्य जो क्या लेकर आया, इकोनॉमिक सर्वे। तो उस राज्य का नाम क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना जो क्या लेकर आया, इकोनॉमिक सर्वे लेकर आया है, ठीक है, समझ गए। और इन्होंने कहा कि हम इसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना जी ने इसके बारे में बात की थी। क्लियर है। यूपी, अब बात किसकी चल रही है, यूपी। सर यूपी के बारे में तो बहुत न्यूज़ हैं, जैसे यूपी के अंदर इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बन रही है, जैसे यूपी के अंदर पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। यूपी के अंदर 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट अभी हाल ही में हुआ है वाराणसी में। उसके साथ साथ यूपी के अंदर लखनऊ पहला ऐसा शहर बना है जिसने 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग फॉर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग करने वाला पहला जो शहर
शहर बना है वो लखनऊ बना है यूपी का। और यूपी का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। यूपी जिसका पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था यूपी ही यूनाइटेड प्रोविंस था। तो ये हमारा सारा यूपी है। दोबारा सुन लो, पहली बार कोई ऐसा स्टेट जो सेंटर गवर्नमेंट की नकल करते हुए इकोनॉमिक सर्वे लाया। क्या लाया? इकोनॉमिक सर्वे। तो स्टेट का नाम क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके साथ साथ इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूपी में, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हुआ यूपी में। 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट यूपी के वाराणसी में। 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट करने वाला पहला शहर जो बना है यूपी का, वो कौन सा बना है? लखनऊ। और यूपी का फाउंडेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, यूपी का फाउंडेशन डे। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बात करते हैं हम अगले न्यूज़ की ओर। नाटो तो पता ही है, ठीक है। नाटो रशिया वाले वॉर में बहुत ज़्यादा एक नाम आता था नाटो का। नाटो है क्या? देखो, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो नाम का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक के अंदर जो कंट्री आते हैं उसमें से 32 कंट्री ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है, एक पूरा का पूरा ग्रुप बना रखा है। और ग्रुप बना के इन्होंने फोर्स बना रखी है। फोर्स समझते हैं ना, पूरी एक मिलिट्री बना रखी है 32 कंट्री ने मिलकर। जब भी कोई इन 32 के ऊपर बाहर वाला देश हमला कर देता है तो ये पूरे 32 के 32 उस पर टूट पड़ते हैं। तो बाहर वाले देश इस पर हमला करने से डरते हैं। तो नाटो क्या है? एक सिक्योरिटी अलायंस है। एक सिक्योरिटी अलायंस है, 32 के 32 देशों ने मिलकर एक मिलिट्री बना रखी है। ठीक है, तो रशिया, यूक्रेन, समझ रहे हैं ना, यूक्रेन को कहा था नाटो ने आजा तेरे को मेंबर बनाऊंगा। रशिया नाराज हो गया। बाद में नाटो नाट गया मतलब मना कर गया नाटो। तो फिर ठीक है, बाद में पीछे हट गया। आप लोग देख ही रहे थे क्या हाल हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नाटो की बात चल रही है। नाटो अभी थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कर रहा है। कह रहा है यहाँ पर यूएस से तो देख ही रहे हो जो पंगे चल रहे हैं। नाटो ने क्या कहा? नाटो ने लॉन्च किया एक मिशन, जिस मिशन का नाम क्या है? आर्टिक सेंट्री मिशन अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को और इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए नाटो ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है आर्टिक सेंट्री मिशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। किसने? नाटो ने। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 1949 में नाटो बना था। ठीक है, नाटो क्या है? एक सिक्योरिटी अलायंस है। सिक्योरिटी करने के लिए 32 देशों ने मिलकर ये नाटो बनाया हुआ है और अपनी फोर्स बना रखी है पूरी की पूरी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। करप्शन के मामले में इंडिया का कोई जवाब ही नहीं। सभी को पता है करप्शन के मामले में इंडिया का रैंक 91 है। 182 देशों का सर्वे हुआ जिसमें इंडिया जो है वो 91 प्लेस पर आया है। तो इंडिया में करप्शन का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। बिल्कुल भी करप्शन कहाँ पर नहीं है? वो है डेनमार्क में। और सबसे ज़्यादा करप्शन नॉर्थ कोरिया में है। ठीक है, वो कहते हैं सबसे करप्ट कंट्री कौन सी है? नॉर्थ कोरिया। सबसे करप्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया। और सबसे कम करप्शन कहाँ पर है? डेनमार्क। ठीक है, और इंडिया कौन से नंबर पर आता है? 91। और इसका डाटा कौन निकालता है? करप्शन का डाटा, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसको कौन निकालता है? ये निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, तो ये आप लोगों को पता चला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बट एक और पॉइंट याद रखो, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन के अंदर। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी नाम का जो एक
जर्मनी नाम का देश है, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है करप्शन की, जिसमें इंडिया 91st पर है, डेनमार्क पहले पर है और नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में है। तो लास्ट वाले में सबसे ज्यादा करप्शन है, पहले वाले में बिल्कुल करप्शन नहीं है, और इंडिया का तो रैंक आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात चल रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अभी मैंने आप लोगों को बताया है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। सर रेवोल्यूशन सुन रखे हैं सारे, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर, गोल्डन फाइबर किसे, गोल्डन फाइबर जूट। ये देखो पहले तो सर ब्लैक रेवोल्यूशन किसे रिलेट करता है, ब्लैक क्या होता है, काला। ठीक है, काला, इसका दूसरा नाम भी है कृष्णा रेवोल्यूशन। कृष्ण भगवान भी कैसे थे, सांवले, कृष्णा रेवोल्यूशन। ये किससे रिलेट करता है, पेट्रोलियम से। जब भी पेट्रोलियम धरती की सतह से निकलता है तो कैसा होता है, काला। तो पेट्रोलियम से ब्लैक, ब्लू है पानी सुन रखा है ना, तो पानी में कौन रहती है, फिश, तो ब्लू रेवोल्यूशन फिश से। ब्राउन किससे, लेदर और कोकोआ से। एक होता है गोल्डन फाइबर क्या होता है, रेशा। देखो एक होता है गोल्डन फाइबर, एक होता है सिल्वर फाइबर। गोल्डन फाइबर और सिल्वर फाइबर, सिल्वर रेशा या तो जूट का होता है या तो कॉटन का होता है। तो कॉटन से तो सिल्वर वाला रिलेट कर गया, और जूट से हमारा कौन सा रिलेट कर गया, गोल्डन वाला। ठीक है, गोल्डन फाइबर सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर सिल्वर फाइबर। आगे बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन से क्या रिलेट करता है, सर गोल्डन रेवोल्यूशन, देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। तो भाई हमारे देश की धरती पे सब कुछ, फूल पौधे पत्ते सब्जियां, तभी तो उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्रूट्स। ये क्या है, गोल्डन। और ग्रीन तो आपको पता ही है, ग्रे फर्टिलाइजर से है। पिंक क्या होता है, अनियन और श्रिम्प, झींगा होता है ना, झींगा आप लोगों ने देखा होगा, प्रॉन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, रेड मीट और टमाटो से। ग्रीन का भी बाप, ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। सिल्वर एग, क्योंकि व्हाइट तो मिल्क को दे दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन तो मिल्क को दे दिया, लेकिन सिल्वर एग से। ठीक है, समझ गए। येलो ऑयल से, सभी को पता है, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, और राउंड गोल, आलू खाकर बंदे कैसे हो जाते हैं, गोल। तो गोल क्रांति से कौन सा है, पटेटो। ठीक है, ये सारे रेवोल्यूशन हैं। और यहां पर बात चल रही है व्हाइट रेवोल्यूशन जिसके फादर कौन है सर, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं VERGHESE वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अमूल की नींव रखी थी। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, सुन रखे हैं ना। अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का हेडक्वार्टर आनंद गुजरात के अंदर पड़ता है। अमूल के संस्थापक भी यही थे, वर्गीस कुरियन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। किसने, वर्गीस कुरियन ने, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, समझ गए ना, वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ड, अगर वर्ड आ जाए पूरे वर्ड में, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था, नॉर्मन बोरलॉग। अभी यहाँ पर व्हाइट की बात चल रही है, तो व्हाइट के फादर एक ही है, वर्गीस कुरियन। ग्रीन के दो हैं, दो कैसे, एक वर्ड पे एक इंडिया पे। वर्ड पे है नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया पे है MS स्वामीनाथन। ग्रीन के, व्हाइट के वर्ड पे, वर्ड और इंडिया में एक ही है, वर्गीस कुरियन। ठीक है, अभी व्हाइट रेवोल्यूशन का 2.0 लॉन्च किया, डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, जिसको लॉन्च किया हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने। किसने, अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। और वो कह रहे हैं आने वाले 5 सालों में 50% मिल्क की पैदावार को बढ़ाना है, मिल्क की पैदावार को 50% बढ़ाना है आने वाले 5 सालों में। ठीक है, ये क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 किससे रिलेट करता है, मिल्क से। मिल्क की प्रोडक्शन को आने वाले 5 सालों में 50% तक बढ़ाना है। ओके, चलो, तो ये सारे रेवोल्यूशंस क्लियर हो गए।
ठीक है, अभी मैंने थोड़े जल्दी जल्दी से पढ़ाए हैं, लेकिन एक दो बार इसको नज़र मारोगे तो याद हो जाएंगे। ओके, नहीं तो अलग से वीडियो बना दूंगा, वैसे बना के दे भी रखी है सर को, सर अपलोड कर देंगे। ओके, चलो आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स। सेशेल्स के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी, वो अभी हाल ही में 5 डे विजिट पर आए इंडिया में आए और मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की और हमारे सेशेल्स के साथ 50 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे सेशेल्स के साथ कितने साल पूरे हो चुके हैं? 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसके उपलक्ष्य में अभी हाल ही में सेशेल्स के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है सेशेल्स के प्रेसिडेंट का, आप लोगों को दिख रहा है पैट्रिक, क्या नाम है? पैट्रिक। तो पैट्रिक की बात चल रही है, तो पैट्रिक जो हैं वो इंडिया में आए। क्लियर है, समझ गए बात? तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया। सेशेल्स की कैपिटल क्या है? सेशेल्स की कैपिटल विक्टोरिया है। सेशेल्स की करेंसी क्या है? सेशेलियन रुपीस। एक और चीज याद रखो, सेशेल्स और इंडिया की एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? लेमित्य एक्सरसाइज अभी हाल ही में 2026, याद रखना है 2026। कौन सी एक्सरसाइज? लेमित्य एक्सरसाइज कौन से देश के साथ होती है? लेमित्य एक्सरसाइज कौन से देश के साथ होती है? सेशेल्स के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अभी इसका 11th एडिशन हुआ था 2026 में। 2026 में लेमित्य का अभी हाल ही में कौन सा एडिशन हुआ था? ये हुआ था 11th एडिशन। क्लियर है, समझ गए? कौन सी एक्सरसाइज है? लेमित्य सेशेल्स के साथ होती है। सेशेल्स की कैपिटल विक्टोरिया है। सेशेल्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक अभी इंडिया में ऑफिशियल विजिट पर आए थे। इसके साथ हमारे संबंधों को 50 साल पूरे हो चुके हैं। ओके, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अमेज़न ने IIT रुड़की के साथ हाथ मिलाया है कि वो पैकिंग मटेरियल बनाकर देंगे एग्रीकल्चर वेस्ट का पैकिंग मटेरियल, एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाएंगे पैकिंग मटेरियल। ये अभी हाल ही में अमेज़न ने किसके साथ हाथ मिलाया है? IIT रुड़की के साथ। IIT रुड़की के साथ हाथ मिलाया है किसने? अभी हाल ही में अमेज़न ने। क्लियर है, चलो उसके बाद अगले न्यूज पर चलते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में अप्रूव किया $182 मिलियन का फाइनेंसिंग फैसिलिटी। कहाँ के लिए? आसाम के लिए। आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर को बचाने के लिए, वहाँ पर जो फ्लड आ रहा है, रिवर बैंक खत्म हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आसाम को कितना पैसा दिया है? $182 मिलियन। $182 मिलियन किसने दिया? ADB। सर ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला के अंदर है, मनीला फिलीपींस में। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में ADB का हेडक्वार्टर है। 1966 में ADB बना था और मसाटो कांडा ADB के प्रेसिडेंट है। ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मसाटो कांडा। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस के अंदर ADB का हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस। और ADB ने किसको लोन दिया है? अभी हाल ही में आसाम को, ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए। ओके, RBI। सर RBI कब बना था? 1 अप्रैल 1935। RBI को बनाने के लिए कौन सा एक्ट पास हुआ था? RBI एक्ट 1934। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ये सब पढ़ा रखा है, याद करो 1st और 2nd क्लास। पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। आज की डेट में RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 26th गवर्नर है RBI के। RBI का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। RBI ने 3 बार डीमोनेटाइजेशन किया है, नोटबंदी की है 1946 में, 78 में, 2016 में। सब पढ़ा रखा है। तभी कह रहा हूं कि पुराने वाली क्लासेस को अगर पहले लगा कर आओगे तो यहां पर बस रिवाइज करते हुए नई नई चीजें पढ़ते चलेंगे। ओके, चलो तो बात चल रही है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। अभी हाल ही में RBI ने बनाया। संजय मल्होत्रा जो RBI के 26th गवर्नर है, उन्होंने 11th एडिशन बनाया। किसका? फाइनेंशियल लिटरेसी तो पता ना लोगों को। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज के बारे में जागरूक करने के लिए, जिसकी थीम क्या थी? KYC, सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम, जो इस बार की थीम रखी गई थी। ठीक है, समझ गए? 2016 से इसको मनाते आ रहे हैं। 11th एडिशन था किसका? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का। 9 फरवरी से 13 फरवरी तक इसे मनाया गया है। ओके, चलो अब फिर कुछ और धुरंधरों की बात करते हैं। 11th
17 ईयर 17 साल के आदित्य पांडे ने बिकम द इंडियाज यंगेस्ट मेल, इंडिया का सबसे यंग मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं आफ्टर टेकिंग पार्ट ऑफ द लूनर हैबिटेट इंस्पायरिंग स्पेस मिशन। तो ये जो लूनर हैबिटेट इंस्पायरिंग स्पेस मिशन है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले धोलावीरा गुजरात के कच्छ रीजन के, ठीक है, इस पर्सन का नाम क्या, आदित्य पांड्या। आदित्य पांड्या बने हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं, आदित्य पांड्या। उसके साथ साथ अभी हाल ही में जापान की रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी जो है, उसको हेड किसने किया, कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो जापान की फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है पहली, जिनका नाम क्या है, सानी ताकीची। तो याद रखिएगा, सानी ताकीची पहली जापान की क्या बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर सानी ताकीची बनी है। उसके साथ साथ इंडिया की पहली ट्रेन में टीटीई, फीमेल टीटीई, पहली वुमेन टीटीई, जिसका नाम क्या, सरिता याल्मो पहली वुमेन टीटीई, जो अभी हाल ही में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में ये टीटीई बनी है, नाम क्या है, सरिता याल्मो। पहली वुमेन टीटीई सरिता याल्मो बनी है। ओके, तो यहाँ पर पहली वुमेन टीटीई सरिता याल्मो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में। उसके साथ साथ जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर सानी ताकीची। उसके साथ साथ सबसे इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट आदित्य पांड्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आदित्य पांड्या का नाम भी, उसके साथ साथ ताकीची का नाम भी और सरिता का नाम भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बनी है फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन जज केरला में। फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन जज जो बनी है, जिनका नाम क्या है, तान्या। ठीक है, थान्या नाथन सी थान्या जो पहली ब्लाइंड वुमेन जज बनी है, पहली ब्लाइंड वुमेन जज बनी है केरला में। तो केरला की बात चल रही है, केरला में पहली वुमेन ब्लाइंड जज थान्या नाथन। ओके, अब केरला के बारे में एक केरला ने स्कीम शुरू की थी, स्त्री सुरक्षा योजना। 1,000 रुपये पर मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा 35 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को। ठीक है, स्त्री सुरक्षा स्कीम योजना की थी केरला ने। केरला के अंदर अभी हाल ही में इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कलपेटा वायनाड के अंदर बनाया गया है, पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है, कलपेटा वायनाड के अंदर बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया था, सीजेआई सूर्यकांत जी ने। उसके साथ साथ कोची के अंदर, इंडिया के अंदर पहला ऐसा एयरपोर्ट, जो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जहां पर हाइड्रोजन पावर्ड बसेस चलती हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस को लॉन्च किया है, पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पहला जेंजी पोस्ट ऑफिस कहां पर, केरला में खोला गया है। पहला जेंजी पोस्ट ऑफिस केरला के अंदर कोटायम में सीएमएस कॉलेज में खोला गया है। ठीक है, ये सारी बातें केरला 1 2 3 4 5। ठीक है, दोबारा सुनो केरला के बारे में। केरला के अंदर पहली फीमेल ब्लाइंड जज बनी है थान्या नाथन। उसके बाद स्त्री सुरक्षा योजना केरला, पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कलपेटा वायनाड केरला में, पहला इंडियन एयरपोर्ट जहां पर हाइड्रोजन पावर्ड बसेस चली हैं, कौन सा है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंडिया का पहला जेंजी पोस्ट ऑफिस सीएमएस कॉलेज केरला में खोला गया है। ओके, चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज पर। उम्मीद है यहां तक सारे के सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं अगले न्यूज पर। अगला आता है फुटबॉल इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप में, जो नेपाल में हुई। नेपाल के अंदर अभी SAFF क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, साउथ एशिया की एक फुटबॉल फेडरेशन है। ठीक है, वैसे वर्ल्ड वाली तो फीफा है,
पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल की जो है वो तो फीफा है, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है, ये तो मैंने पढ़ा रखा है। साउथ एशिया की फुटबॉल फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर ढाका में है। साउथ एशिया की फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप अभी नेपाल में हुई थी, जिसमें इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश। इंडिया ने किसको हरा दिया? बांग्लादेश को हरा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना याद रखना है। और इंडिया की जो मुन्नी है उन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है गोलकीपिंग में, अपनी गोलकीपिंग स्किल्स दिखाई हैं, तो मुन्नी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है इंडिया की। ठीक है, तो याद रखना है ये भी थोड़ा सा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, फीफा की बात चल रही थी तो फीफा के बारे में ये भी याद रख लेना, फीफा वर्ल्ड कप अभी होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप वेरी इंपॉर्टेंट। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है? कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में शुरू हो जाएगा जुलाई 2026 में। कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में। और ये होते हैं 4-4 साल के बाद। 26 में कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, और 30 में होना है मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन, मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन के अंदर होना है 2030 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है? फीफा वर्ल्ड कप कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए के अंदर इस साल होना है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ बहुत ध्यान से, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होना है। ओके, चलो आगे बात करते हैं फुटबॉल की ही। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी केरला को हराकर सर्विसेज टीम ने जीती है। जो सर्विसेज टीम है, सर्विसेज टीम ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। पहला क्वेश्चन आता है, संतोष ट्रॉफी किसने जीती? सर्विसेज ने। किसको हराया? केरला को। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेट करती है? वो भी आपको पता चला, फुटबॉल से। ये जो संतोष ट्रॉफी हुई कहां पर थी? आसाम में। संतोष ट्रॉफी आसाम में हुई, केरला को हराकर सर्विसेज ने जीती है ये संतोष ट्रॉफी। ओके, आगे अगला आता है, बस हमारा लास्ट की ओर हम चल रहे हैं, एक दो न्यूज़ लास्ट हैं। पल्सेस डे, पल्सेस की बात चल रही है। दालें, दालों के ऊपर डे मनाया जाता है 10 फरवरी को, जिसका थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फॉर मॉडेस्ट्री टू एक्सेलेंस। पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्ट्री टू एक्सेलेंस, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। इस बार की थीम पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्ट्री टू एक्सेलेंस। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था पल्सेस रेवोल्यूशन। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। पल्सेस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पल्सेस रेवोल्यूशन। पल्सेस डे 10 फरवरी को, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्ट्री टू एक्सीलेंस इसका थीम है। ठीक है, और यूनानी डे, यूनानी तो पता ही है सर, यूनानी उसका पार्ट है ना आयुष का, AYUSH, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। याद आ रहा है ना? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा से रिलेटेड बीच में यूनानी। यूनानी डे कब मनाते हैं? 11 फरवरी को मनाते हैं। यूनानी की खोज जिन्होंने करी थी, फादर ऑफ यूनानी जिनको कहा जाता है, अजमल खान, मोहम्मद अजमल खान की याद में इसको मनाया जाता है। मोहम्मद अजमल खान की याद में यूनानी डे मनाया जाता है। ठीक है, 11 फरवरी कौन सा डे? यूनानी डे। किसकी याद में? अजमल खान। आयुर्वेदा डे कब होता है? 23 सितंबर को। योगा डे सबको पता है 21 जून को होता है। ठीक है, योगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, योगा डे 21 जून को, आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी डे 11 फरवरी को, सिद्धा डे 4 जनवरी को, होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। ठीक है, ये पूरे आयुष के डेज हैं, AYUSH, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और एक होमवर्क है, हमारे आयुष मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है? ठीक है, होमवर्क, मिनिस्टर ऑफ आयुष, आयुष मंत्री कौन है हमारे? ठीक है, आगे बात करते हैं सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है 2nd थर्सडे ऑफ फरवरी को, जिसकी थीम स्मार्ट टेक सेफ चॉइस। स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस, स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस, सेफर इंटरनेट डे ये मनाते हैं 2nd थर्सडे ऑफ फरवरी को।
नेशनल वुमेन्स डे, सरोजनी नायडू जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जिनको जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जी की याद में 13 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे, और उसके साथ 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैलेंटाइन डे वाले डेज याद नहीं रखने हैं सारे, यहाँ पर ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी, सरोजनी नायडू जी की याद में मनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे न्यूज़ जो थे फरवरी के वीक 2 के। ठीक है, चाहे वो वुमेन्स डे हो, चाहे वो सेफर इंटरनेट डे हो, चाहे वो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी डे हो, ये सारे आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंची जाएगी और पीडीएफ में से इसको अच्छे तरीके से आपको देखना है, और कोई भी डाउट आए तो विद द हेल्प ऑफ अ शुभम सर यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फरवरी के वीक 3 के साथ। थैंक्स टू ऑल।